कैलकुलेट करोगे। ये वाला केस, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो अब ये वाला केस में यहाँ पे एज्यूम कर लो कि देयर इज अ डाइपोल, कुछ डाइपोल मोमेंट इज गिवन टू यू, और डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अपवर्ड के डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है यहाँ पे। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे 2a लिया गया है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नीचे में है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऊपर में लिया गया है। और उसका किसी भी जनरल पॉइंट पर, मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। तो वो जो पॉइंट है, दैट पॉइंट, उस पॉइंट का लोकेशन डाइपोल से कितना है, दैट लोकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर आर। ये है उसका पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर से हम उस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करें, उसको रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट, तो फिर ये अगर मान लो कि यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट P है, और डाइपोल का लेंथ अगर मान लो कि यहाँ पे 2a है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो डाइपोल का जो लेंथ है, डाइपोल लेंथ 2a, और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। एज्यूम दैट द एंगल बिटवीन द डाइपोल लेंथ एंड द पोजीशन वेक्टर इज r। ये थीटा एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर डाइपोल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, उसका और ये r के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ये जो मान लो ये अगर पर्टिकुलर लेंथ में यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट ऑल्सो मेक्स थीटा एंगल विद दिस पोजीशन वेक्टर r। ये भी इस पोजीशन वेक्टर r से थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल चार्जेस से जो पोजीशन है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, उसको भी हम पोजीशन वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट इट बी r1 वेक्टर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से लोकेशन P जो है, इसका जो डिस्टेंस है, उसको भी हम पोजीशन वेक्टर r2 से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अपर वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे यहाँ से, तो एज्यूम कर लो ट्राइंगल अगर हम ले जा रहे हैं यहाँ पे OAP और यहाँ पे B, इसको एज्यूम कर लो। क्लियर? तो यहाँ पे A, अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्राइंगल OAP अगर यहाँ पे लोगे, तो उस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, तो फाइनली A वेक्टर, ये वाला ऊपर की तरफ वेक्टर को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, A वेक्टर प्लस R1 वेक्टर यहाँ पे पॉइंट P की तरफ है, इस तरफ है। A वेक्टर प्लस R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू सिंपली दिस वन, R वेक्टर। तो फाइनली यहाँ पे R1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं सिंपली R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऊपर वाला ट्राइंगल से। सिमिलरली नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे लोगे OBP ट्राइंगल OBP अगर यहाँ पे लोगे, तो उस केस में भी आप अगर देखोगे यहाँ पे वही A और यहाँ पे R वेक्टर, इन दोनों के बीच में वही एंगल थीटा ही आपको लेना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल लेंथ है, ये डाइपोल लेंथ है और ये पोजीशन वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल वही थीटा ही रहेगा। इस वाले ट्राइंगल के केस में भी आप अगर यहाँ पे लोगे, तो फाइनली ये आपका A वेक्टर है A, और यहाँ पे ये R वेक्टर है, इस वाले ट्राइंगल में ये R वेक्टर है। तो फाइनली इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली आपको रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे R2 वेक्टर यहाँ पे मिलेगा। सो फाइनली A वेक्टर प्लस R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। तो फाइनली R2 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस R वेक्टर, कितना आएगा। क्लियर? अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, इसका लिखने का जरूरत क्या है यहाँ पे, या अभी हम लोग समझ जाएंगे। हमें यहाँ पे लोकेशन P पे पोटेंशियल निकालना है, तो जैसा हम पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, वैसा ही हम इसमें भी निकालेंगे। पोटेंशियल एट P विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द डाइपोल। यस समीक्षा, ओके। तो यहाँ पे ये वाला केस में इंडिविजुअल चार्ज, हमें यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमें निकालना है। तो डाइपोल में इंडिविजुअल चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से पोटेंशियल पहले निकालना है और उनको सम करना है, देन इट विल गिव यू द नेट पोटेंशियल। ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो नेट पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, नेट पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P।
तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ये वाला प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे कितना है r1 है, तो वो डिस्टेंस को आपको वहां पे लेना है। तो दैट कैन बी रिटन एज के क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय r1, मैग्नीट्यूड वाइज ही हम ले रहे हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल पी पे कितना होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से पोटेंशियल हमें पी पे निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे कितना है r2, तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r2, बस इतना ही आपको लिखना है यहाँ पे। तो फाइनली पोटेंशियल एट पी कितना होगा, के क्यू हम बाहर ले जाएंगे तो फाइनली 1/r1 माइनस 1/r2। इसलिए यहाँ पे हमें r1 एंड r2 का वैल्यू यहाँ पे निकालना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों केसेस अगर लोगे तो r1 पोटेंशियल जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें r1 एंड r2 आर टेकन इन मैग्नीट्यूड वाइज, बट हम यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे लिखे हैं, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा ये वाला केस में, तो r1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर कहीं पे है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर देता है आपको रिजल्टेंट वेक्टर, देन r स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्रोवाइडेड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वैसा ही ये वाला केस में हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो r1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ये होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से r2 का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो r2 का वैल्यू कितना होगा, r2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज r2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो कितना होगा, सिंपली r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। हालांकि ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली बच्चों का डाउट रहता है इसमें कैसे मैथमेटिकल पार्ट हुआ है, वेक्टर्स को कैसे लिखा गया है, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जा रहे हैं, r1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको और r2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, तो r1 का स्क्वायर आपको कितना मिला, सिंपली r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, और इससे अगर मान लो कि मैं r स्क्वायर को यहाँ पे बाहर ले जा रहा हूँ तो कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, इतना आपको मिलेगा। तो फाइनली r1 स्क्वायर का वैल्यू आपको इतना मिलना है। क्लियर। अच्छा, इस वाले केस में हम कंडीशन जो अप्लाई करते हैं वो कंडीशन ये जनरली रहता है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। क्लियर। जो डिस्टेंस हम यहाँ पे पॉइंट P का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं डाइपोल से, दैट डिस्टेंस इज मच मच लार्जर देन द डाइपोल लेंथ, डाइपोल का जो लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस केस में हम जनरली क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो r स्क्वायर का वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट, ये वाला टर्म में डिनोमिनेटर पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। नेग्लेक्ट किसको करना पड़ा, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट किया गया। रीजन क्या है यहाँ पे, बिकॉज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बस इसी टर्म को ही यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करेंगे। स्क्वायर हो रहा है तो ये और भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली ये हो गया आपका r1 स्क्वायर का वैल्यू। क्लियर। तो सिमिलरली आपका r2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, उसको हमें मिला था r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। यहाँ पे वैसे ही हम r स्क्वायर को कॉमन ले जाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन r। तो फाइनली यहाँ पे ये वाला टर्म को भी हमें नेग्लेक्ट करना है जैसे ऊपर वाला केस में किए थे। तो फाइनली ये वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, सिंपली r स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r।
नेग्लेक्टिंग वही वाला केस, तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, वही वाला केस आपको यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला पार्ट। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली R2 स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, R2 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपली, लेकिन हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, हमें R1 एंड R2 का वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो R1 का वैल्यू कितना आएगा आपको यहाँ पे, R1 कैन बी रिटन एज R इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R, इसका रूट। क्लियर? एंड तो फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे 1/R1 का वैल्यू निकालना है। तो 1/R1 का वैल्यू कितना होगा, सिंपली 1/R इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R होल टू द पावर माइनस 1/2। ये वाला पार्ट में क्या है, ये रूट है, मतलब इसका पावर 1/2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसका अगर इसको आप ऊपर लोगे तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, और R ऊपर में है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको 1/R लिखना है। क्लियर? सिमिलरली R2 का वैल्यू कितना होगा, R2 का वैल्यू होगा R इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन R, ये R2 का वैल्यू मिलेगा। तो फाइनली 1/R2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1/R इंटू 1 प्लस 2a cos थीटा बाई R होल टू द पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स आपको मिला है, R2 का वैल्यू आपको इतना मिला था, तो यहाँ पे 1/R2 का वैल्यू इतना मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो अभी ये जो केस है, ये जो दोनों वैल्यू है, ये वाला वैल्यू 1/R1, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, उसको आपको कहाँ पे यूज करना है, जो पहला इक्वेशन था आपका नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था KQ इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पे आपको यूज करना है। क्लियर? लेकिन हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ पे इसका पावर माइनस 1/2 है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे यहाँ पे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो वो छोटा सा टर्म आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये जो टर्म है, इसको आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंड कर सकते हो, यू कैन एक्सपेंड दिस वन बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके आप वो टर्म्स को वहां पे एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस और माइनस nx, 1 प्लस और माइनस x का वैल्यू पावर अगर वो n है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस और माइनस nx प्लस और माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस और माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू सो ऑन। तो ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें अगर ये जो टर्म है, ये टर्म इस फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, एन का वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है, इसमें 1 वैसा का वैसा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, और x के बदले आपको कितना लिखना है, 2a cos थीटा अपॉन r। तो इस वाले केस में x का वैल्यू जब 2a cos थीटा अपॉन r है, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 1/2, कहाँ पे, जहाँ पे आपका r1 का वैल्यू 1/R1 का वैल्यू कितना है, 1/R1 का वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, 1 माइनस 2a 1/R 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r होल टू द पावर 1/2। इसमें तो ये वाला फॉर्मूले में ये जो आपको 1/R1 का वैल्यू मिला, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला टर्म ये वाला पार्ट है, तो इसमें x का वैल्यू 2a cos थीटा अपॉन r है और n का वैल्यू माइनस 1/2 है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मेट में, तो ऐसे लंबा सा बहुत बड़ा टर्म मिलेगा जिसको हम कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेंशन के केसेस में फिजिक्स में जब हम इसको यूज करते हैं, तो मैक्सिमम
दो टर्म तक हम लेते हैं, मतलब इतना तक nx तक ही लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फाइनली इसको अगर हम वैसा ही केसेस में यूज करेंगे तो 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r होल टू द पावर 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बुक में क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिख देते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखते हैं कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लिखा गया है, इसको यूज किया गया है, इतना तक हमें लिखना है। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप अगर यूज करोगे तो फाइनली 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r होल टू द पावर माइनस 1/2, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे अप टू सेकेंड टर्म तक हम एक्सपेंशन करना है। फिर तो इसमें 1 प्लस एन एक्स, तो 1 वैसा का वैसा रहेगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे लेना है क्योंकि माइनस वाला पार्ट है। तो 1 माइनस एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1/2, एन का वैल्यू आपको -1/2 लिखना है। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2a cos थीटा अपॉन r, सो 2a cos थीटा अपॉन r, तो 2 गेट्स कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली दिस टर्म विल बी 1 माइनस प्लस a cos थीटा अपॉन r, तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे इतना मिल रहा है। क्लियर? तो फाइनली 1 अपॉन r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन r1 का वैल्यू जो कि पहले था 1 अपॉन r इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r होल टू द पावर -1/2 पहले था, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप टू सेकेंड टर्म तक यूज करके कितना बना सकते हैं, सिंपली 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, इतना। अभी कौन आ रहा है क्या? समीक्षा पानीग्राही, एक बार आ रही है, एक बार जा रही है। हाँ, सो फाइनली ये वाला आपका एक्सपेंशन है, तो दिस वन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/r2, वही वैसा का वैसा एक्सपेंशन आपको केसेस यहाँ पे यूज करना है। 1 प्लस nx तक आप अगर इसको यूज करोगे तो 1/r2, जिसको हम लिख रहे थे 1/r 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r होल टू द पावर 1 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/r2 का वैल्यू आपको मिल रहा था कितना, इतना ही था 1/r 1 प्लस 2a cos थीटा होल टू द पावर माइनस 1/2 वही। तो फाइनली इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे 1 प्लस nx माइनस यहाँ पे है 1 प्लस nx तक अगर आप लेके जाओगे तो 1/r 1 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे -1/2 एंड x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2a cos थीटा अपॉन r 1 प्लस nx। तो फाइनली दिस वन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन r 1 माइनस यहाँ पे 2 गेट्स कैंसिल, तो 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, तो ये आपको मिल रहा है। तो फाइनली 1/r2 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1/r माइनस a cos थीटा अपॉन r, कितना आपको 1/r2 का वैल्यू मिल रहा है। और यहाँ पे 1/r1 का वैल्यू आपको इतना मिल रहा था 1/r a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे 1/r माइनस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो फाइनली नेट पोटेंशियल कितना होगा, KQ 1/r1 माइनस 1/r2। तो फाइनली डायरेक्ट पुट द वैल्यू KQ 1/r1 का वैल्यू कितना है 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस 1/r2 का वैल्यू आपको यहां से लेना है, तो 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे KQ नहीं चाहिए कभी भी, बट जानना जरूरी है कैसे हो रहा है। 1/r a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r, यहाँ पे ये दोनों कट जा रहा है। तो फाइनली कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे KQ, अच्छा यहाँ पे
2a cos थीटा, 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली नेट पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट आपको कितना मिला है, ये जनरल फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? इसमें अगर आप चेक करोगे तो Q इंटू टू ए यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स द डाइपोल मूवमेंट Q इंटू टू ए आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो फाइनली के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P इज के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला आपको पोटेंशियल दिखाता है किसी भी जनरल पॉइंट पे। अभी केस आ गया यहाँ पे केस 1 कि अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिगर में अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये एक्सियल पॉइंट पे होता, मान लो कि यहाँ पे होता कि नीचे में कहीं पे होता यहाँ पे, तो फाइनली ये थीटा कितना बन जाता, तो ये आर इसी लाइन के ऊपर ही लाई करता, तो ये थीटा कितना हो जाता यहाँ पे 0 डिग्री। क्लियर? और अगर मान लो कि ये पॉइंट P अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता, यहाँ पे कहीं पे लाई करता, तो फाइनली ये एंगल कितना मिलता है आपको 90 डिग्री। क्लियर? तो ये दोनों केसेस, एक्सियल पॉइंट पे थीटा आपको कितना लेना है 0 डिग्री। एक्सियल पॉइंट पे जब थीटा आपका पहला केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये कौन सा पॉइंट को इंडिकेट करेगा, एक्सियल पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल या फिर एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, के पी cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सो इट विल बी के पी अपॉन आर स्क्वायर। केस 2 इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उस केस में थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होगा, के पी cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 हो जाता है 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू, तो फाइनली यहाँ पे 0। ये दोनों केसेस। क्लियर? तो ऐसे ही किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालने के लिए पूछा गया है तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसी तरह से हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं पूरा का पूरा फिजिक्स में। तो आप अगर इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे तो ऐसा ही बहुत सारे कैलकुलेशंस वहां पे रहेंगे। फिजिक्स तो थोड़ा थोड़ा रहेगा, इंजीनियरिंग का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है यहाँ पे, इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फिजिक्स। पूरा का पूरा मैकेनिक्स ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, या फिर आप अगर केमिकल को छोड़ के, केमिकल तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का है, लेकिन बाकी सब जितना भी ब्रांचेस है आपका सब फिजिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है। क्लियर? तो उसमें अगर पढ़ोगे इंजीनियरिंग में तो वही आपका मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऐसा ही डेरिवेशंस पूरा लेंथी डेरिवेशंस रहेगा और उसको समझना भी जरूरी है। अच्छा, इसका शॉर्टकट वाला मेथड क्या है, डायरेक्टली इतना ज्यादा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई भी झंझट नहीं लेना है। हमें एक नेगेटिव चार्ज दिया गया, डाइपोल दिया गया है, तो नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, और मुझे यहाँ पे किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होगा। दैट मीन्स पी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और एज्यूम कर लो कि ये डाइपोल है और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, और डाइपोल का मिड पॉइंट से पॉइंट जो पी है, डाइपोल का मिड पॉइंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस को एज्यूम कर लो मैं यहाँ पे आर वेक्टर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये आपका डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल का वेक्टर है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या बताया गया था, अगर मान लो कि एक वेक्टर पी वेक्टर ऐसा है और ये एंगल अगर थीटा हुआ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, पी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, पी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम किसको ले रहे हैं, जो कंपोनेंट आपके थीटा के साथ एंगल के साथ एसोसिएटेड है उसी को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, और अदर पार्ट वाला आपका वर्टिकल कंपोनेंट हम ले रहे हैं। तो वैसा का वैसा इस वाले केस में ये आपका डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो थीटा के साथ ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। दैट मीन्स दैट मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना होगा, पी कोस थीटा। ये पी कोस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of P, clear, or you can say that one component of P along the position vector R, R वेक्टर के डायरेक्शन में P का कंपोनेंट कितना होगा, तो वो होगा P cos थीटा। क्लियर। अच्छा, ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को परपेंडिकुलर रहेगा तभी जाके आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ यहाँ पे कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाना चाहिए। क्लियर। तो ये P वेक्टर है, यहाँ पे P वेक्टर अगर आपका राइट साइड की तरफ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर R के डायरेक्शन में है तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दैट कैन बी रिटन एज P sin थीटा। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, P sin थीटा बन रहा है। इतना अगर कर लोगे तो पूरा का पूरा केस आपका अभी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, तो अभी इसको हम यूज कैसे करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए। पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या, P cos थीटा के वजह से P पर पोटेंशियल कितना होगा, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। दैट मीन्स इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, आ गया, इसके बाद ही लेते हैं। हाँ, तो फाइनली टाइम हो गया। पोटेंशियल एट P इट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट P ड्यू टू P cos थीटा के वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू P sin थीटा के वजह से आपको लिखना है। अभी यहाँ पे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, KP अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डाइपोल है यहाँ पे, ये डाइपोल एक है, ये डाइपोल क्या है, ये डाइपोल है P cos थीटा डाइपोल। क्लियर। ये P cos थीटा वाला डाइपोल है और इसका एक्सियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो P cos थीटा वाला डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे P sin थीटा वाला डाइपोल यहाँ पे प्रेजेंट है। P sin थीटा वाला डाइपोल का कौन सा पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाले हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाले हो। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, कोई भी डाइपोल ले लो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, तो +0। तो पोटेंशियल एट P आपको कितना मिला है, जनरली पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बस 2-4 स्टेप में खत्म। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक वाला जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने के लिए डेरिवेशन कैसे हो रहा है, मैथमेटिक्स को हम कैसे यूज करें, लेकिन हम जनरली इसको ही ज्यादातर यूज करते हैं। इस वाला डेरिवेशन को बस 2-3 स्टेप में ये हो जाता है, इसीलिए, और ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट भी है क्योंकि हम वेक्टर रिजोल्यूशन का पूरा फिजिक्स को ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ज्यादा मैथमेटिक्स वो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको फिर अप टू सेकेंड टर्म तक लिखो, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए वहां से, लेकिन कभी नहीं आता है। हाँ, तो इतना तक आपका रह रहा है ये वाला पार्ट। तो इसमें कोई डाउट है, पोटेंशियल कैसे निकाला जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पोटेंशियल का केस तो ये हो गया, बट पोटेंशियल को लेके डाइपोल को लेके आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व करना है। ये एक न्यूमेरिकल था, इसको बुक वाला एग्जाम्पल वाला, इसको थोड़ा करने की कोशिश करो। दिस इज अ टास्क फॉर यू। 2 चार्जेस, एक तो 3 × 10⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेस का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे दिया गया है
एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसमें क्या पूछा गया है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस लाइन के ऊपर कौन सा एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा। यहाँ पे जीरो मिलेगा, यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा, या फिर यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। जहां पे आपको जीरो मिलेगा उस एट व्हाट पॉइंट मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ पे जीरो मिल रहा है तो वो डायपोल से कितना दूर पर प्रेजेंट है वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हो पाएगा तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं हो पाएगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हालांकि पोटेंशियल के रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स अगर आप बुक से लेके सॉल्व करोगे देन इट विल बी बेटर फॉर यू। जैसे कि अच्छा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है आपका ये हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है डायपोल वाला केस तो खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू a number of charges present in space, present in space और present in a given region, present in a given region। तो ये वाला केस में पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, इतना तक अगर आप लोगे, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी एक लोकेशन पे आपको पोटेंशियल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे निकालना है। जैसे कि आप लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला केस यूज करे थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप कहाँ कहाँ पे यूज करे थे? यू आर यूजिंग दैट वन टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ड्यू ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, वहां पे एक वाला केस, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। तो वहां मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे P है, इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो उस केस में क्या करना पड़ रहा था आपको कि Q1 से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना था उसको पहले रिप्रेजेंट करो पोजीशन वेक्टर से, Q2 से R2 वेक्टर की दूरी पर ये R1, यहाँ से ये R3 था, और फिर ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस के वजह से किसी भी एक लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और यू कैन से यू नीड टू फाइंड आउट द फोर्स जब निकालना था तो उस समय आप टेस्ट चार्ज ले सकते हो या फिर कोई भी एक चार्ज लेके यहाँ पे उसको निकाल सकते हो आप। क्लियर? लेकिन इस वाले केस में हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमें अप्लाई करे थे दैट वाज अप्लाइड टू फाइंड आउट द वेक्टर्स, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहे थे और फोर्स भी निकाल रहे थे, और दोनों का दोनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज था, तो इसलिए हमें पोजीशन वेक्टर्स को वहां पे लेना पड़ रहा था। लेकिन मान लो कि वैसा क्या वैसा n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3 ऐसा n नंबर ऑफ चार्जेस है, और आप यहाँ पे ये पॉइंट पर P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। तो Q1 से P पॉइंट का दूरी लिख लो पहले R1, Q2 से P पॉइंट का दूरी लिख लो R2, एंड Q3 से P पॉइंट का दूरी लिख लो R3। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, जैसे डायपोल के केसेस में हम जब पोटेंशियल लिख रहे थे इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से, तो वहां पे हम डायरेक्शंस को नहीं दे रहे थे, पोजीशन वेक्टर्स को हम पोजीशन वेक्टर्स का ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट ही ले रहे थे, मतलब सिंपली डिस्टेंस पार्ट ले रहे थे। तो वैसा का वैसा इस केस में भी आपको लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट पॉइंट P due to first charge, potential at point P due to second charge, potential at point P due to third charge, Q3 charge, point P पर हमें निकालना है। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो पोटेंशियल ड्यू टू Qn n नंबर ऑफ चार्जेस nth चार्ज के वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो फाइनली इन सबको आप कैसे लिखोगे? सिंपली K Q1 अपॉन R1, ये हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, कोई वेक्टर साइन नहीं देना है, डायरेक्टली ऐड करना है यहाँ पे।
के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री प्लस ऑन अप टू के क्यू एन अपॉन आर एन, कोई भी nth चार्जेस, तो मान लो कि nth चार्ज यहाँ पे कहीं पे है क्यू एन, तो वो यहाँ पे आर एन डिस्टेंस पर प्रेजेंट है यहाँ पे पॉइंट पी से। तो फाइनली इन सबको अगर आप देखोगे तो के को आप बाहर ले जा सकते हो, तो के ले जाओगे तो सिंपली Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 so on up to Qn अपॉन Rn। और ये सब डिस्क्रीट चार्जेस है, इसमें डाउट बच्चों का जनरली रहता है डिस्क्रीट चार्ज एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज क्या है और कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या है। अब ये वाला रीजन में अभी आप अगर देखोगे इस पर्टिकुलर रीजन में ये Q1 चार्ज है यहाँ पे सेपरेटली, ये Q2 चार्ज यहाँ पे सेपरेटली है, Q3 चार्ज यहाँ पे, Qn चार्जेस यहाँ पे। हम इन सबको अलग अलग गिन सकते हैं, इन सबको अलग अलग लेके हम कुछ काउंट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्या, डिस्क्रीट चार्जेस। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस चार्जेस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज वाला केस वही जब हम रोड पढ़ रहे थे, रोड जिसका चार्ज डेंसिटी था लैम्बडा, इसको अगर आप कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज दे दोगे तो ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब आप कहीं पे अगर देखोगे कोई भी आपको पूछेगा कि इस वाले पर्टिकुलर रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा वहां पे, आपको वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना था। और उस केस में लैम्बडा आपका क्या था, चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर। इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्मेट में नहीं रहते। मतलब अगर रोड दिया गया है तो ऐसे पेचेस के फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस मिलेंगे, ऐसे पेच के फॉर्मेट में चार्जेस नहीं मिलते। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में हर जगह आपको चार्जेस मिलेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, अलग अलग जगह पे आप चार्जेस को देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, यहाँ पे कुछ चार्जेस है, यहाँ पे कुछ चार्जेस है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट चार्जेस के वजह से जब आप पोटेंशियल निकालते हो और उनको ऐड करते हो तो उस केस में आपको समेशन साइन देना है। तो के सम, यहाँ पे समेशन साइन, इंडिविजुअल चार्जेस को हम ऐड करें फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, n नंबर चार्जेस है तो i का वैल्यू हम 1 से n तक लेंगे, सिंपली qi अपॉन ri। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। अच्छा, समेशन साइन आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रीट चार्जेस को, डिस्क्रीट चार्जेस के वजह से जब आप पोटेंशियल निकालते हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो या फिर फोर्स निकालते हो, तो डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से आपको समेशन साइन देना है। और इस तरह के केसेस का कैलकुलेशन आपको कभी बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन हम कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के वजह से लेके ही करते हैं। तो उस केस में जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फोर्स निकालोगे, तो या फिर पोटेंशियल निकालोगे, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन साइन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड फोर्स निकाल सकते हो। कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के केस में इंटीग्रेट करना पड़ता है, डिस्क्रीट चार्जेस के केस में हमें सम करना पड़ता है। ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर। ठीक है, आज का क्लास नेक्स्ट बायो क्लास है, तो कल के क्लास में आप बुक, अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी बुक में देखो रेफरेंस बुक, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें पोटेंशियल के रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, छोटा से छोटा वाला वेराइटी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। किसी भी एक लोकेशन पे पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वो सब छोटा छोटा जितना वेराइटी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।